हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेकंड बुक पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने दोस्तों आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 बताया था, जिसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी, क्या क्या कंडीशन था, ये पूरा मैंने आपको लगभग 4 वीडियो में दोस्तों कंप्लीट किया था। और इसके बाद आज हम इस चैप्टर का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब देखो दोस्तों, दौर का मतलब क्या होता है? समय। समय होता है दौर का मतलब समय, यानी किसी चीज का समय। तो किसी चीज का मतलब यहाँ क्या है? एक दल है। एक दल का प्रभुत्व मतलब दबदबा का दौर। यानी भारत में जो एक दल था जिसका नाम था कांग्रेस, और ये कांग्रेस लगातार अपने कार्यों में लगभग मानकर चलिएगा कि 1951 और 52 में भारत में पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर के 1967 तक ये लगातार 3 बार के चुनाव में सफल हुई। यानी लगभग 15 साल भारत की राजनीति में केवल एक दल का प्रभुत्व रहा। एक दल का प्रभुत्व कहिए या वर्चस्व कहिए, ये हम पढ़ेंगे कि एक दल का प्रभुत्व कैसे रहा, क्यों रहा। अब एक दल का लगातार प्रभुत्व रहा, दौर रहा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक दल के प्रभुत्व का दौर कहते हैं। यानी ये वो दौर था जब लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया था? सफलता प्राप्त किया था। दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना? चैप्टर आपका पहले डिसाइड हो गया। अब इसमें हमको पढ़ना है कि लोकतंत्र स्थापित करने की क्या क्या चुनौतियां थी। यानी हमारे देश में लोकतंत्र को स्थापित करना था। याद होगा कि मैं जब पहला चैप्टर बता रहा था तो हमने आपसे कहा था कि राष्ट्र निर्माण के समक्ष 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की चुनौती, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि उस राष्ट्रीय एकता के सामने हमारी क्या क्या समस्याएं थी। जैसे पुनर्वास की समस्या, जैसे वहां पर मान लीजिए आपको राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां, रियासतों को मिलाने की चुनौती, इसके अलावा जो बाहरी लोग हमारे यहाँ आए थे, बंटवारा हुआ था, बंटवारों के बाद जो समस्याएं पैदा हुई थी, उन सारी चुनौतियों को हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। दूसरी चुनौती हमारी क्या थी? तो हमारी दूसरी चुनौती थी जो आजादी के समय से हमने देखा था, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको निश्चित तौर पे पता होगा कि उस समय हमने कहा था कि इस चुनौती को हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि तीसरी चुनौती थी समानता आधारित, उसको हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसकी 2 चुनौतियां जो थी, हमारी पहली चुनौती पहली बुक में और दूसरी चुनौती इस बुक में हम पढ़ेंगे, जहां पे लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं। परिचय कर क्या कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में पढ़ा कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या चुनौतियां थी। तो हमने देखा कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 चुनौतियां थी। पहला राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, और तीसरा समानता आधारित विकास की चुनौती। अब कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ा, लेकिन राष्ट्र निर्माण की चुनौती के तुरंत बाद, यानी राष्ट्र तो बन गया, राष्ट्र का निर्माण तो आ गया, लेकिन तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती लोकतांत्रिक राजनीति की थी। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि आजादी मिलेगी, हिंदुस्तान आजाद होगा और उसके बाद देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। ये हमारी आजादी के पहले से ही स्वतंत्रता सेनानियों के बीच की बात हुई थी। अब जब भारत को आजादी मिल गई और संविधान लिख लिया गया, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया, तो अब छोटे मोटे जितने दल भारत में थे उन सबके अंदर ये जिज्ञासा जगने लगी कि चलो अब तो संविधान भी लिख दिया गया, आजादी भी मिल गई, तो निश्चित तौर पर देश में अब चुनाव होगा और लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। इसी उम्मीद में सब नेता, सब राष्ट्रीय दल, जितने भी दल थे,
वो थे जो क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, जो भी दल थे, सब लोग इस उम्मीद से भारत की ओर देखने लगे कि अब भारत में एक लोकतंत्र स्थापित होगा तो चुनाव होगा। लेकिन समस्या क्या थी? चुनाव कराया कौन? संविधान लागू कर देने से ही तो बात नहीं होगा, हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग होना चाहिए। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। राजनीति की जमीन तैयार करने की थी, क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आजादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गई। हम चुनावी राजनीति के पहले दशक की बात करते हुए निम्न प्रश्नों का समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे सामने पहले दशक का मतलब है दोस्तों 1950 से लेकर के 60 के बीच, 1950 से लेकर के 60 के बीच में क्या क्या समस्याएं आई थी, इस दशक की हम बात करते हैं। अब देखिए, अब इसमें 3 बातें थी। पहला, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना करना। यानी हम लोगों ने देखा था कि पहले दशक में यानी 1950 से लेकर के 1960 के बीच में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? चुनावी प्रक्रिया के तहत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना करेंगे। यानी एक हमारे पास बेहतर तरीके का क्या होगा? चुनाव आयोग होगा। जो ये चुनाव आयोग क्या करेगा? आगे बहुत सारा काम करने का प्रयास करेगा। इसके बाद आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। अब हम देखेंगे कि क्या कारण था कि लगातार ये दबदबा रहा। क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी का लगातार 15 सालों तक भारतीय राजनीति में दबदबा रहा। 15 साल ही नहीं, 67 के बाद भी रहा और उसके आगे भी दबदबा रहा। और तीसरा कि विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उदय कैसे हुआ? उद्भव यानी विपक्षी पार्टियों का उदय कैसे हुआ। ये टोटल हम लोग चैप्टर में ये 3 बातें पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 नंबर का आपका चैप्टर होता है। यहां से कार्टून पूछने की भी संभावना बनी रहती है। अदरवाइज अन्य क्वेश्चन तो हम लोग जितना पढ़ेंगे उसमें से सारे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अब कह रहा है दोस्तों, अब सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। हमारे पास लोकतंत्र को स्थापित करने की क्या क्या चुनौतियां थी? क्योंकि हमारे यहाँ तो भी संविधान बना नहीं था, संविधान हमें लागू करना था। और लागू कर देने से, संविधान को लागू कर देने से क्या चुनाव हो जाएगा? नहीं। इस समय तो दुनिया में एक अफवाह भी फैला हुआ था। क्या अफवाह था जी? तो दुनिया में ये अफवाह था कि गरीब और अनपढ़ देशों में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। और इसी बात को हमें चुनौती के रूप में लेकर के स्वीकार करना था कि नहीं, गरीब और अनपढ़ देश में भी लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है अगर मन में जज्बा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से भी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। क्या थी? गहरी आस्था थी। यानी भारतीय नेता जो थे आजादी के बाद से ही इनमें आंदोलन किया और उनको लोकतंत्र को लेकर के एक गहरी आस्था थी। इसीलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई और बाद में वहां राजतंत्र का हिस्सा बन गया। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, मैं अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करूंगा और आने वाले समय तक हिंदुस्तान लोकतंत्र का हिस्सा होगा, राजतंत्र कभी नहीं होगा। हालांकि उस समय बहुत लोगों को जवाहरलाल नेहरू के ऊपर शक था कि जवाहरलाल नेहरू उस समय जो माउंटबेटन था हमारा, उसके बहुत करीबी थे और जवाहरलाल नेहरू क्या पता लोकतंत्र स्थापित करें, लेकिन उसके बाद कहीं अपने तानाशाही ना बन जाए। लेकिन नहीं, जवाहरलाल नेहरू के पीछे ऐसा कोई भावना नहीं था। वो तो भारत को लेकर के बड़ी चिंतित थे और हमने आपको पहला चैप्टर में बताया भी था कि नेहरू जी का दृष्टिकोण राष्ट्र के निर्माण को लेकर के कैसा था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन लगभग 284 लोगों का हस्ताक्षर भी हुआ। लेकिन हमारा संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस समय देश में शासन अंतरिम सरकार की चल रही थी और इसी अंतरिम सरकार के मुखिया हमारे कौन थे? तो इसी अंतरिम सरकार के हमारे मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल क्या थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है जी। कौन थे हमारे मुखिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार की चली रही थी। अब संविधान के अनुसार देश में नई सरकार कायम करने के लिए चुनाव करवाना था। इसीलिए भारत में जनवरी 1949 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग का गठन किया गया, पहला काम हो गया। अब दोस्तों यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कहते हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई जी? चुनाव आयोग की। और अब चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी थी क्या करना? देश में एक अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करना। इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। याद रखिएगा, सुकुमार सेन, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखिए 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया तथा सुकुमार सेन को भारत का पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस प्रकार अब यह उम्मीद भी जगने लगी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही होगा। लेकिन चुनाव आयोग के सामने भी तो कई सारी चुनौतियां थी, निश्चित तौर पर चुनौती थी। अरे भैया, इतना बड़ा लोकतंत्र था, मतदाता सूची तैयार करना था, प्रशिक्षण का काम करना था, मशीनें तैयार करना था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन क्या ये सारा एक साथ हो पाता? नहीं। पहला चुनौती तो चुनाव आयोग के स्थापित करने की थी, वो तो काम हमने कर लिया संविधान लिख करके। अब दूसरी चुनौती चुनाव आयोग के सामने थी, जो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चुनाव आयोग के सामने सारी चुनौतियां थी। अब यहीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चुनाव आयोग की चुनौतियां या पहले आम चुनाव के समय उत्पन्न समस्याएं क्या क्या थी? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो आपका पूछाता है कि चुनाव आयोग के समक्ष पहली बार में क्या क्या चुनौतियां थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। पहली चुनौती भारत सरकार के पास क्या थी दोस्तों? तो भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आम चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती या समस्या थी। पहली बड़ी बात कि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं था, इतना बड़ा देश था जिसमें आबादी बहुत ज्यादा थी और उसमें भी निरक्षर लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जिन्हें बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। तो इतने बड़े देश में लोकतंत्र का चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए हमारे देश के सामने पहली चुनौती दोस्तों क्या थी? चुनाव कराने की, वो भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। दूसरा, चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों को सीमांकन करना। अरे भैया, पहले विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आपको नामांकन तो करना पड़ेगा ना, चुनाव क्षेत्र तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे पास तो चुनाव क्षेत्र था नहीं, क्योंकि हमने तो पहले में क्या किया था? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया था। लेकिन उस राज्य में एक एक राज्य में कितने विधानसभा का सीट होगा, कितने लोकसभा का सीट होगा, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था। तो ये तो चुनाव आयोग का काम था, ये भी एक हमारे पास चुनौती थी। तो यही थी क्या? चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती हो गई। तीसरा, मतदाता सूची तैयार करना एक बहुत बड़ी बाधा थी, क्योंकि उस समय देश में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें 3200 विधायक और 489 लोकसभा के सांसद चुनने थे। यानी 3200 विधायक पूरे राज्यों को मिलाकर के चुनना था और 489 हमारे लोकसभा की सीटें उस समय निर्धारित की गई थी, इनको चुनना था। ये कोई साधारण बात नहीं था। और इन दोनों को चुनने वाले 17 करोड़ मतदाता थे, जो 17 करोड़ मतदाता का पहचान पत्र तैयार करना था। इसके अलावा चौथी चुनौती क्या थी? अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित देना। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछाता है और आप डायरेक्ट ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे, 100 में 100 नंबर आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण करना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी संख्या से पहला आम चुनाव कोई अनूठा नहीं था। यानी देश में इतनी बड़ी चीजें थी कि इसके लिए कोई बड़ा अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी,
क्योंकि लोगों का मानना था कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही कायम हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में भारत ने इस काम को अंजाम दिया। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और अक्टूबर 1951 से 52 के फरवरी तक चुनाव हुए। हालांकि चुनाव को 1952 का चुनाव के हिस्सों में ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश चुनाव 1952 में ही संपन्न हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में लगभग कुल मिलाकर के 6 महीने लग गए। हालांकि 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया कि अनपढ़ है तो क्या हुआ, गरीब है तो क्या हुआ, हमने तो चुनाव करा लिया ना। जो आप कह रहे थे कि दुनिया में मिथ्या था, एक मिथक था कि गरीब और अनपढ़ देशों में चुनाव संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हमने तो संविधान भी लागू किया, हमने चुनाव आयोग की स्थापना भी की और उसी चुनाव आयोग के माध्यम से, हालांकि समय लग गया 6 महीना, लेकिन हमने तो चुनाव करा करके ये सिद्ध कर दिया कि मन में इरादा मजबूत है तो लोकतंत्र क्या दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है। नहीं करा जा सकते, बल्कि अब लोकतंत्र कहीं भी अमल में लाया जा सकता है, इरादे मजबूत होने चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी भारत ने अपने यहाँ प्रथम आम चुनाव आयोग के निर्देश में कराने में सफल रहा, जिसमें याद होगा पहली बार में आपको 17 करोड़ मतदाता थे और मतदान करने की आयु इस समय पहले चुनाव में 21 वर्ष थी। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले चुनाव में कितना था जी, 21 वर्ष था, 21 वर्ष आयु थी। हालांकि पहली बार में हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रतिबंध भी नहीं था कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। महिला और पुरुष सभी को, गरीब अमीर सबको वोट देने का अधिकार दिया गया, बशर्ते कि वह व्यक्ति मतदाता सूची में नाम हो और 21 वर्ष की आयु पूरा करता हो तो उसे मतदाता सूची में नाम दे करके, उसे 21 वर्ष की आयु पूरा करता है तो वोट दे सकता था। कोई अमीरी गरीबी का अंतर नहीं था। महिला पुरुष दोनों को भारत हिंदुस्तान का पहला देश था जिसने मतदान करने की अनुमति एक साथ दी थी। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 जीता। दूसरा 1957 का चुनाव हुआ, जिसमें 489 में से कितना 371 सीट जीता। और तीसरा 1962 में चुनाव हुआ, जहां पर भी 489 सीटें थी और उसमें से 361 जीता। सब के सब क्या थे, लोकसभा का चुनाव था। किसका था दोस्तों, लोकसभा का चुनाव था। और हमने इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक दल का प्रभुत्व, क्योंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले 15 सालों तक लगातार एक दल का प्रभुत्व हुआ। कांग्रेस का प्रभुत्व था, 364, 371, 361 सीटें लाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। पहले तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारतीय बहुमत भी मिला। पहले लोकसभा के चुनाव में कुल सीटों की संख्या 489 थी, जिसमें से कांग्रेस को 364 सीट जीतकर पहली सबसे बड़ी पार्टी बनी। पहले आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट थी, यानी दूसरी पार्टी क्या थी, सबसे मजबूत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिन्होंने 16 सीटें जीती थी। मतलब ये दूसरी पार्टी थी जो, जैसे कांग्रेस को 364 मिला था, भले ही इसको दहाई में 16 ही मिला हो, लेकिन 16 अंक लेकर के कांग्रेस के बाद इसका दूसरा स्थान बना हुआ था। इसके बाद जीती। पहले आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जीत के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी जीत हासिल हुई थी। इस प्रकार राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। क्या बने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। 1957 के चुनाव में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी कि गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन 59 में, मतलब कहां पर, केरल में, वो भी कहां पे, विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, एक हाथ से निकल गई थी। दूसरे चुनाव में 59 में केंद्र सरकार ने इस सरकार को अनुच्छेद 352 के तहत बर्खास्त कर दिया,
केरल के मुख्यमंत्री EMS नबुद्रीवाद ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा उन्हें लाभ नहीं मिला। अब क्वेश्चन दोस्तों आता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनाव में वर्चस्व या प्रभुत्व का कारण क्या था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि लगातार 3 चुनाव कांग्रेस जीत गई। सवाल तो बनता है, सवाल तो पूछ भी रहा है और इंपॉर्टेंस भी है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि लगातार 3 चुनाव जीतने के पीछे कांग्रेस का क्या कारण था, क्या ऐसा बात था, क्या लोकप्रियता थी, क्या ऐसी बातें थी कि लगातार 3 चुनाव 1952 का हो, 57 का हो या 62 का हो, लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती जा रही थी। तो अब हम देखते हैं इसका। दोस्तों जैसे है वैसे अगर आप वीडियो को स्टॉप करके अगर लिख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए क्वेश्चन फायदेमंद होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका। पहला कारण इसका क्या था कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण कांग्रेस का जन जन में आधार बना हुआ था। दूसरा, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी तथा सबसे पुरानी पार्टी। पहला कि आजादी में इसका योगदान, दूसरा सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी का दर्जा प्राप्त था, सुसंगठित और सबसे मजबूत पार्टी भी थी, सुसंगठित भी थी और सबसे मजबूत पार्टी का भी इसे फायदा था। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, पूरे देश में इसके कार्यकर्ता फैले हुए थे। सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता का होना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद इसी पार्टी में थे, तो इनकी लोकप्रियता तो काफी थी ही, इसलिए इनकी वजह से ये पार्टी लगातार जीत रही थी। इसके अलावा दोस्तों इस पार्टी को सभी दलों का समर्थन भी प्राप्त था, सबको एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति भी थी, और नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसी पार्टी में शामिल थे, और भारत की चुनाव प्रणाली भी इस समय काफी बेहतर थी। इस तरह से देखा जाए तो ये 8 ऐसे कारण थे, जिन 8 कारणों के बल पर कांग्रेस शुरू के 3 चुनाव लगातार जीतती रही और उसका वर्चस्व कायम रहा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से किया, जो शॉर्ट लॉन्ग में पूछ सकता है। पहला कि संविधान निर्माण की चुनौती, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, फिर चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी वो हमने देखा, और कांग्रेस लगातार 3 दलों पर 3 बार कैसे जीती, क्या कारण थे, ये हमने देखा। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने ही एक लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये कमेंट में बताइएगा कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।